फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं सीए स्टूडेंट के लिए? मैं ऐसे स्टूडेंट्स भी देखता हूँ जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे या कैम्ब्रिज लेवल पे अच्छी परसेंटेज हासिल की, ए ग्रेड A1 ग्रेड हासिल किए, लेकिन सीए में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। सीए की हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और एग्जामिनर की साइकी समझ जाते हो कि 3-3.5 साल के अरसे में सीए के सारे पेपर्स क्लियर कर लेते हैं। और 10% बच्चे ऐसे होते हैं कि अल्लाह का फरिश्ता भी आगे पढ़ा देना तो भी वो पास नहीं हो सकते। लाइब्रेरी में बैठ के आप 12 घंटे गुजारते हैं, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं है। और आपको उसके साथ साथ पैरेलल सीए के फाइनल एग्जाम्स के लिए पेपर करना पड़े। फिर आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाओ, यूके की तरफ जाओ या वेस्ट की तरफ जाओ, आपके पास करियर ऑप्शंस हमेशा ही अवेलेबल होता है। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में और चीज़ें एनिमेट हो रही है, वीडियो ग्राफिक्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि सर हमने रिसेंटली इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स पास आउट किए हैं या एडीसी के एग्ज़ाम्स पास आउट किए हैं, और अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें आगे सीए स्टार्ट करना है। अब सीए के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें मार्केट में सुन रखी हैं कि बहुत मुश्किल होता है इसको करना, जब वो बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है, और बच्चे के दिल में एक डर रहता है सीए को स्टार्ट करने से पहले। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि सीए है क्या, सीए के अंदर कितने पेपर्स हमने देने होते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन हमें इसके अंदर लगता है, और साथ साथ इसको अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें विद द कंपैरिजन ऑफ बैचलर प्रोग्राम, तो कितने पैसे हमारे इसके अंदर खर्च हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी का कितना टाइम इसके अंदर लग जाएगा। तो इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट और द डायरेक्टर और को फाउंडर ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, मिस्टर मुर्तज़ा कायद। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सीए में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए या एडीसी के बच्चों के लिए, वो क्या है? क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है, या ऐसा तो नहीं है कि भाई 50 to 60% वाला बच्चा भैया जिसे माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, क्या उसे सीए आसानी से एडमिशन दे देता है? तो ये ज़रा डिटेल में ज़रा बच्चों को समझा दें कि वो किस तरह से इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सीए का जो एंट्री क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किसी भी यूनिवर्सिटी या डिग्री प्रोग्राम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट की बात करूं, तो अगर इंटरमीडिएट स्टूडेंट के इंटर पे एग्रीगेट 60% उससे ज़्यादा पासिंग मार्क्स है, वो सीए के लिए एलिजिबल है, पीआरसी लेवल में खुद को एनरोल करवा सकता है। इवन कि अगर कोई इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऐसा है जिसकी 60% से कम लेकिन 50% से ज़्यादा है, तो फिर उसे एक क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना होगा, और क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करने के बाद वो सीए के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट एडीसी का है, यानी कि विद 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो उसके लिए एग्रीगेट 45% का थ्रेशोल्ड रखा गया, यानी कि 45% या उससे ज़्यादा की अगर परसेंटेज है तो वो सीए के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सही। अच्छा, ये जो आपने बात की कि इंटर का बच्चा अगर 50 to 60% के इन बिटवीन है, तो उसे एक टेस्ट देना पड़ेगा, कैट का आपने बताया, तो इस टेस्ट का भी तरह बता दें कि उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसमें बच्चा मतलब उसको कैसे अगेन कर वो सकता भी है? बिल्कुल बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स का एक MCQs बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको कुछ मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, और आप वो जिसमें ग्रामर और पंचुएशन और एक्टिव पैसिव और इस तरह के अंग्रेज़ी का टेस्ट और एक QT का मतलब मैथमेटिक्स का टेस्ट दे के आप क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट क्लियर करते हो, और फिर आप सीए के लिए बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आपका पीआरसी लेवल, फाउंडेशन लेवल सीए का स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई बच्चा हमें इस वक्त देख रहा है जिसकी परसेंटेज 50% से 60% के बिटवीन है, तो कैट को पास आउट करने के लिए बच्चे को आप क्या रिकमेंड करेंगे? कैट को पास आउट करने के लिए बच्चे को हार्डली 15 से 20 आवर्स की एक ट्रेनिंग या 15 से 20 आवर्स के कुछ लेक्चर्स लेने होंगे। कुछ समझ लेंगे 10 से 15 घंटों के इंग्लिश के लेक्चर्स कवर करने होंगे, 10 से 15 घंटों के हार्डली मैथमेटिक्स के लेक्चर्स कवर करने होंगे, और वंस वो लेक्चर्स कवर कर लेता है तो वो आसानी क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट दैट इज कैट को इजीली क्लियर कर सकता है, और वो फिर एलिजिबल हो जाएगा। क्या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के पास ऐसा कोई प्रिस्क्राइब कोर्स यस बिल्कुल। अगर हमारे पास इंटरमीडिएट, जनरली हमारे पास सीए में इंटरमीडिएट और कैम्ब्रिज बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, पीआरसी के लिए एलिजिबल है तो वो डायरेक्ट ही अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा आ जाए जो कि डायरेक्टली पीआरसी के लिए एलिजिबल ना हो और उसकी परसेंटेज बिटवीन 50 to 60% है, तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस उसे एक ये जो कैट को क्लियर करने के लिए बेसिक ट्यूशन या लेक्चर्स की ज़रूरत होती है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करता है, और वो कैट क्लियर करने के बाद अपनी सीए में एलिजिबिलिटी क्रिएट कर लेता है। अच्छा सर, ऐसा बच्चा जो 50 से 60% के बिटवीन है, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा है कि इसी परसेंटेज के बीच वाला बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा होता है सीए के लिए, और जब वो कहता है ना सीए करना है, तो यही माशरा उसको कह रहा होता है तुम करोगे सीए। ऐसा ही है। तो ऐसे बच्चे की जो मोटिवेशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है कि भाई मैं करना चाहता हूँ, तो सीए में ऐसा क्या है कि जो मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चे की मोटिवेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सीए में जैसे मैं अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूं या अपने एकेडमिक्स की बात करूं,
तो आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, इवन आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट टिल माई इंटरमीडिएट, और मेरी A1 ग्रेड्स थे। सी में भी आया तो सी में भी मेरा सफ़र, सी में भी मेरी जर्नी बहुत अच्छी गुजरी। लेकिन इस CA की जर्नी के दरमियान और पिछले तकरीबन 7.5-8 साल से मैं CA की टीचिंग एज अ CA का फैकल्टी मेंबर इस प्रोफेशन के साथ अब एसोसिएटेड हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखता हूँ जो कि इंटरमीडिएट में एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ साथ जो है उनकी परसेंटेज वगैरह काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन CA में वो बहुत अच्छा फ्लरिश कर पाए। और इसी के साथ साथ मैं ऐसे स्टूडेंट्स भी देखता हूँ जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे या कैम्ब्रिज लेवल पे अच्छी परसेंटेज हासिल की, A ग्रेड A1 ग्रेड हासिल किए, लेकिन CA में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इससे कोई ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट क्या था या आपका उससे पहले का आपकी सीरियसनेस एजुकेशन की कितनी थी। वंस अब जब CA में आते हो और CA के पेपर्स को टारगेट करने के लिए, CA के पेपर्स को क्लियर करने के लिए अगर आप CA की हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और एग्जामिनर की साइकी समझ जाते हो और यूँ समझते हो कि भाई अब मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होने लगा है, मुझे प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट होने लगी है, इसको सीरियसनेस के साथ देखते हो तो CA की जर्नी आपकी पॉसिबल होती चली जाती है। दूसरा जो सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है वो सवाल ये है कि सर CA में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इसका ड्यूरेशन क्या है, और इसको हम आम तौर पे अगर हम देखें कि मिनिमम कितने टाइम में हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने टाइम में हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आर्टिकलशिप को वजाहत कर दें ताकि हमारा बच्चा, इंटरमीडिएट लेवल का बच्चा और ADC का बच्चा उसको अच्छे से समझ पाए। देखिए, एक तो आपने सवाल पूछा कि जो CA की आर्टिकलशिप है, इस आर्टिकलशिप में क्या होता है और आर्टिकलशिप किस तरह से करते हैं। और इससे पहले आपने एक सवाल पूछा था कि CA को करने में कितना अर्सा लगता है, कितना कम से कम टाइम या कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो हम इन दोनों सवालों को एक साथ कनेक्ट करके आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे मिनिमम टाइम पीरियड पूछेंगे CA के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, तो स्टूडेंट्स माशाल्लाह से अब तो इतने ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं कि 3-3.5 साल के अरसे में CA के सारे पेपर्स क्लियर कर लेते हैं। इवन मैंने भी इटसेल्फ जो है 3.5 साल के अरसे के अंदर CA के पूरे 21 पेपर्स को क्लियर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 5.5 से 6 साल में देखता हूँ कि CA के एग्जाम्स को क्लियर करने में लग जाते हैं टुगेदर विद देयर आर्टिकलशिप। और अगर आप मैक्सिमम साइड पे जाएँ तो फिर ऑब्वियसली उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट जब अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाता है तो उसके बाद वो उतना पेपर्स को सीरियस नहीं ले लेता, तो वो फिर 15-20 साल भी लगा सकता है। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज मुझसे पूछेंगे तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 5.5 से 6 साल का अर्सा लगता है जिसमें वो अपने CA के सारे पेपर्स टुगेदर विद आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकलशिप की। तो आर्टिकलशिप ही बेसिकली वो हिस्सा है CA प्रोग्राम का जो कि इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी बैचलर्स या डिग्री प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की बात करूँ या MBBS की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट पहले 4 साल तक अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है। उसके बाद अगर वो मास्टर्स या MBA की तरफ जाता है तो फिर इसके 2-3 साल एडिशनल, और फिर जब वो अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट लेता है तो एज अ इंटर्नी कहीं पे अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करता है, और फिर इंटर्नशिप के बाद वो एक प्रॉपर जॉब के ऊपर या किसी और फील्ड में जा रहा होता है। लेकिन CA के एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि आपने PRC के 5 पेपर्स बेसिकली असेसमेंट कंप्लीट की, उसके बाद आपने CAF लेवल के 8 एग्जाम्स यानी कि CA का जो इंटरमीडिएट लेवल जिसे हम कहते हैं उसके 8 पेपर्स क्लियर किए। अब आपका जब CA फाइनल लेवल स्टार्ट होगा तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। आर्टिकलशिप के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि हम किसी ऑडिट फर्म में जा सकते हैं या किसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और डिफरेंट तरह की ऑडिट फर्म्स, इवन मल्टीनेशनल फर्म्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, मल्टीनेशनल लोकल कंपनी, लिस्टेड कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ से आप अपनी आर्टिकलशिप परस्यू करते हो। और अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ ही जो CA का फाइनल लेवल है दैट इज कॉल्ड CFAP, उसके एग्जाम्स में अपेयर होते हो। तो 3.5 साल की आर्टिकलशिप के साथ साथ आपके CA फाइनल लेवल के एग्जाम्स भी क्लियर हो रहे हैं और आपके पास ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आ रहा होता है। तो वंस जब आपने अपनी ये CA की जर्नी कंप्लीट की, 21 पेपर्स क्लियर किए और 3.5 साल की आर्टिकल्स कंप्लीट कर ली, तो आप इस 5.5-6 साल की जर्नी के एंड पे आपके पास एक रिच 3.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, और आपकी एजुकेशन और आपकी जो नॉलेज और आपकी जो एक्सपर्टीज है उस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। अब जब आप मार्केट में जाते हो, फिर आप पाकिस्तान में जॉब परस्यू करो, पाकिस्तान से बाहर जॉब परस्यू करो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शंस होते हैं और आप एक हेल्दी नंबर से, एक हेल्दी पैकेज से जो है अपने प्रोफेशनल करियर का, अपने प्रैक्टिकल लाइफ का स्टार्ट लेते हो। राइट, बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन कर दी सारी चीज़ें। अच्छा, एक अगला जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि एक बच्चा इंटर के बाद बैचलर प्रोग्राम्स की तरफ जाता है, 4 साल उसको बैचलर्स में लगा रहे हैं, अगर वो उसको ज्वाइन ना करके CA की तरफ आता है, तो अगर उससे कहा जाए कि तुम CA कर लो, या वो खुद सोचता है कि मैं CA करूं, तो दिल में एक डर बैठा है उसके कि CA बहुत मुश्किल है, तो आप इसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे कि बच्चे को बैचलर्स की तरफ ना जाके CA के एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या उसको मिल सकते हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा एलैबोरेट करें। देखिए, CA ओवरऑल एक ऐसी सर्टिफिकेशन, एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट
आपका खून पसीना, आपकी मेहनत बेताशा लगेगी, लेकिन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से इसमें एज सच कॉस्ट नहीं लगती जितना बाकी यूनिवर्सिटी या डिग्री प्रोग्राम में लग रही होती है। सही। अब आपका जो सवाल था उसको मैं अपनी एग्जांपल के साथ या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अगर फिट करूं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने इंटरमीडिएट किया प्री इंजीनियरिंग से, और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने के बाद मैं एनईडी के जो है ना रिजल्ट का वेट कर रहा था। उसी दौरान एक सीए का इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही एक नो हाउ लेने के लिए चला गया कि सीए में क्या होता है और किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। वहाँ पे उन्होंने मुझे इतना प्रॉपर्ली काउंसल किया, सीए की पूरी एग्ज़ाम जर्नी बताई, सीए का पोटेंशियल बताया कि वंस यू आर सीए तो आपके पास क्या बेनिफिट्स होंगे, फिर सीए को करने में क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, कितनी ट्यूशन फ़ी है, कितनी एग्जामिनेशन फ़ी है। तो मुझे वो बड़ा ही लुक्रेटिव, बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा और मैं सीए में आ गया। जब सीए में आया तो अभी फ़िलहाल तो पीआरसी कैप्स सीफैब लेवल है, लेकिन मैंने जब सीए किया था तो उस वक्त मॉड्यूलर लेवल हुआ करता था। तो मॉड्यूल ए में सिर्फ 2 पेपर हुआ करते थे। अब आप सोचें कि इंटरमीडिएट में हम 6-6, 7-7 पेपर देते हैं और मॉड्यूल ए में सिर्फ मेरे पास 2 पेपर है, एक फंक्शनल इंग्लिश जो मैं पिछले 15 सालों से पढ़ रहा हूँ, और एक क्यूटी दैट इज मैथमेटिक्स। तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स थे, 6 महीने का टाइम था, मुझे इन 2 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना था। क्यूटी में आई वॉज वेरी गुड बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, लेकिन इंग्लिश में मुझे भी बड़ा टफ टाइम फील हुआ कि एसे राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, जो पैराफ्रेजिंग वगैरह होते हैं उसमें मुझे भी टफ टाइम होता था। और मैंने पहले ही मॉड्यूल में सोच लिया था, क्योंकि अभी एनईडी के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए थे, तो मैंने पहले ही मॉड्यूल में सोच लिया था कि अगर खुदा ना खास्ता पेपर रुक गया, मैं सीए क्विट कर दूंगा, एनईडी की तरफ आ जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला मॉड्यूल क्लियर हुआ। फिर दूसरे मॉड्यूल में आया तो वहाँ पे अब सीए के कोर्स सब्जेक्ट्स आने स्टार्ट हुए। बिजनेस लॉ हमने देखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग देखा, टैक्सेशन का सब्जेक्ट देखा। मुश्किलात थी, लेकिन उस स्टेज पे भी यही सोचा कि अगर खुदा ना खास्ता इस लेवल पे कोई पेपर रुक गया तो यहाँ से ड्रॉप करके एनईडी की तरफ चला जाऊँगा। अल्लाह ताला ने मॉड्यूल बी भी क्लियर करवा दिया। सेम यही थिंकिंग मॉड्यूल सी में भी थी। वहाँ एक बड़ा ही एक मुश्किल पेपर हुआ करता था BWCBS का, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज़ वगैरह का। वहाँ पे भी यही फीलिंग थी कि अगर ये पेपर रुक गया या सीए का कोई पेपर रुक गया तो आप क्विट करके एनईडी की तरफ चले जाऊँगा। अल्लाह ताला ने वो पेपर भी क्लियर करवा दिया। तो मैं हर स्टेज पे अपने आप को देखता था कि मैं सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पेपर निकल, एक बैकअप प्लान था आपके पास कि एनईडी जाना है, एनईडी जाना है, अगर रुक गया हुआ तो लेकिन अल्लाह ताला ने कभी फेल नहीं करवाया। और फिर होते होते ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने सीए के 21 पर्चों में से 2 पर्चों में मेरी नेशन वाइड पोजीशन क्रिएट कर दी। एक ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में, एक कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में मेरी ओवरऑल पाकिस्तान में पोजीशन आ गई। अब आप यूँ समझे कि अगर मैं इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझ जैसा अगर बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर सकता है, 2 सब्जेक्ट्स के अंदर पोजीशन हासिल कर सकता है, तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट का एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट बिल्कुल इसको परस्यू कर सकता है। होता ये है कि एक वो है ना कि द फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, हम डरते हैं कि लोग हमें किस तरह से जज करेंगे, लोग हमें किस तरह से परसीव करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे फेलियर परसेंटेज जनरली कम होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके मार्क्स आपके एग्जाम्स के ऊपर ड्राइव हो रहे होते हैं, आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपके असाइनमेंट्स के ऊपर, तो वहाँ पे फेलियर के चांसेस कम होते हैं। फेल वहाँ भी हो जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन वहाँ फेलियर के चांसेस कम होते हैं, तो स्टूडेंट रिलैक्स फील करता है कि हाँ यार फेल तो होना ही नहीं है, और वो अपनी चीज़ें अच्छे से लेके चल रहा होता है। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि यार फेल हो गया तो बाकी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, तो वो हर वक्त उस डर के डायलेमा के अंदर ही रहता है। सीए में फेलियर होना कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार अगर कोई फेल हो गए हो तो इसमें कोई बुरी बात या कोई कमतरी वाली बात या इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इवन अगर आप मुझसे कहेंगे ना तो शायद 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे या 95 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी अटेम्प्ट में, किसी ना किसी पेपर में रुके होंगे, और सीए कंप्लीट करने के बाद आज बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे। तो सीए में फेल होना एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ऑल्दो स्टूडेंट को ये चीज़ रियलाइज़ होते होते 2-3 साल हो जाते हैं। शुरू में स्टूडेंट बड़ा डर रहा होता है, लेकिन वंस आप जब आप इस सिस्टम का पार्ट बन जाते हो, सारी चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाते हो, तो सीए में फेलियर एक नॉर्मल है। और ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि आप बॉलर है, तो आपने 1 बॉल करवाई, छक्का पड़ गया, आपके पास 5 चांस है ना विकेट लेने के, दूसरी बॉल करवाई, छक्का पड़ गया, फिर भी 4 चांस है। तो सी में भी यही है, हर 6 महीने, हर 4 महीने बाद एग्जाम हो रहे हैं, अगर एक दफ़ा फेल हो गए दूसरी दफ़ा दे देंगे, दूसरी दफ़ा देगा, तीसरी बार देंगे। लेकिन आप अपना ऑब्जेक्टिव, अपना माइंडसेट क्लियर कर लेंगे, भाई मैंने ये करना है, तो आप लाजमी कर जाओगे। और फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इट्स मोर ऑफ अ स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। आप दिन में 12-12 घंटे पढ़ें, लेकिन उसमें एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, तो आपकी ऑब्वियसली मेहनत ज़ाया होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों को प्रॉपर्ली या स्मार्ट प्लानिंग के साथ, स्मार्ट वर्किंग के साथ करते हो, तो आप सी में बड़े लुक्रेटिव रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। राइट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे अभी कि अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें, पेपर की फेलियर के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि एक ACCA का अगर कोई पेपर आप छोड़ते हो तो उसमें आपको नज़र आती है कि यार एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है उसकी। ऐसा ही है। एक पेपर ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 80,000 रुपये से 1 लाख रुपए का आपको एक पेपर पड़ता है, जो एडवांस फाइनल लेवल के पेपर उसमें ऐसा ही है।
इसको थोड़ा सा बताएं कि अगर सीए का कोई एक पेपर बच्चा फेल करता है, फेल हो जाता है, तो उसमें उसके फाइनेंशियल लॉसेस क्या हैं, उसने कितना पैसा बर्बाद किया अपना, उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर हम बात करें। देखिए, अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए क्लियर करता है ना, तो उसकी कोई एजुकेशन यानी कि उसकी ट्यूशन फ़ी और उसकी एग्जामिनेशन फ़ी 3-3.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। और अगर आप लेट से कि एक एवरेज स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि एवरेज स्टूडेंट 5.5 से 6 साल के अरसे में सीए कंप्लीट करता है, तो भी उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट टोटली लगेगी वो 4.5-5 लाख से ज़्यादा नहीं लगेगी। क्योंकि ऑब्वियसली एसीसी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो हमारी करेंसी कन्वर्जन की वजह से हमें हैवी बर्डन या एक हैवी इंपैक्ट आ जाता है। लेकिन सीए में अगर आप किसी पेपर में फ्लंक होते हो और उसकी दोबारा क्लासेस लेते हो, या किसी पेपर में फ्लंक होते हो दोबारा से उसकी एग्जामिनेशन फी पे करते हो, तो वो नॉमिनल सी अमाउंट होती है, कोई 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये पर पेपर के हिसाब से। इसी तरह से ट्यूशन फी से कंपेयर करें तो शायद उससे कम बहुत कम है। यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो यूनिवर्सिटी की फीस का हार्डली मेरे ख्याल है 10% या 20% से ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियली अगर अपने आप को वीक कंसीडर कर भी रहे हो, तो आप अगर एफर्ट्स डालते हो अच्छा, तो आप आसानी से अगेन अगर एक स्टूडेंट मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से है तो सीए उसके लिए क्वालिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन आपकी मेहनत चाहिए, आपकी स्मार्ट वर्क चाहिए, आपकी सीरियसनेस चाहिए, आपका जो है डिसिप्लिन ज़रूरी है। और अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आप थोड़ा वीक हो लेकिन आप हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन हो, तो आप इजीली सीए के ये प्रोग्राम एक बच्चा इंटर करके आता है, तो आप इनिशियली जब वो पीआरसी में आ गया, पीआरसी में एनरोल होता है बच्चा, तो पीआरसी लेवल पर आप क्या समझते हैं कि उसको दिन में कितने घंटे डेडिकेट कर देना है कि यार मैंने ये पढ़ाई को ही देना है, इसके अलावा मैं कोई और काम नहीं करूँगा? देखिए, अगर एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली 70-80% स्टूडेंट जो है वो एवरेज कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं। देखिए, हर क्लासरूम में मैं समझता हूं कि 10% बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको कोई शैतान भी आके पढ़ाएगा या कोई नहीं भी पढ़ाएगा ना तो भी वो पास हो जाएगा, और 10% बच्चे ऐसे होते हैं कि अल्लाह का फरिश्ता भी आके पढ़ा देना तो भी वो पास नहीं हो सकते। तो बीच के जो 80% है वो एवरेज कैटेगरी में आते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट अगर सिर्फ अपनी प्रॉपर क्लासेस ले लेता है, डेली बेसिस पे अपने क्लासेस का जो काम है वो रिवाइज कर लेता है, और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 1.25 महीने पहले सीरियसनेस के साथ दिन में 7-8 घंटे अपनी स्टडीज़ को दे देता है ना, वो इजीली हर स्टेज के ऊपर पेपर क्लियर कर सकता है। अब सवाल ही होता है क्लासेस कितनी है। अगर लेट से कि आप पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, आपकी पर डे की क्लासेस 3-3.5 घंटे से ज़्यादा की नहीं होगी। 3-3.5 घंटे की क्लासेस को अगर आप खुद से सेल्फ रिवाइज या होमवर्क वगैरह करते हो, आप उसके 3-3.5 घंटे लगा ले, यानी कि आपको पर डे क्लासेस के साथ मैं समझता हूँ 6-7 लेकिन अफेक्टिव आवर्स। लाइब्रेरी में बैठ के आप 12 घंटे गुजारते हैं लेकिन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हो, तो उसका फायदा नहीं है। अगर आप पीआरसी लेवल पे अफेक्टिवली पर डे 6.5-7 घंटे भी पढ़ते हो, आप पीआरसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। कैफ लेवल पे आप अगर आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन 4 घंटे का है, 4.5 घंटे का, और उतना ही आप सेल्फ स्टडी भी कर लेते हो, यानी कि दिन के आप 7-8 घंटे अपनी स्टडीज़ को अफेक्टिवली दे देते हो, आप 7-8 घंटे की पर डे स्टडीज़ में कैफ भी इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और फिर आर्टिकलशिप का जो टाइम होता है उसमें ऑब्वियसली आपका मेजर टाइम जो है आपकी जॉब में, आपके इंटर्नशिप में लग रहा होता है, और आपको उसके साथ साथ पैरेलल सीए के फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं सीए स्टूडेंट के लिए। एक दो एस्पेक्ट से मैं पूछूंगा सवाल को। नंबर 1 कि अगर बच्चा कैफ क्वालिफाई करके लेट से छोड़ देता है, आमतौर पे मैंने कुछ बच्चों को देखा भी, कुछ स्टूडेंट्स को देखा कि वो कैफ क्वालिफाई करके इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं या फिर किसी फर्म को ज्वाइन। कैफ क्वालिफाई करने के बाद कुछ अवाम सीए फाइनल परस्यू करती है, कुछ अवाम सीए फाइनल परस्यू करने के बाद अगर पेपर ना निकल रहे तो एसीसी की तरफ चली जाती है, और कुछ ऐसी होती है कि अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है तो फिर वो प्रॉपर जॉब की तरफ चली जाती है, सीए को फिर कंटिन्यू ही नहीं करती। तो एक तो मुझे यहाँ पे बताइएगा कि अगर कैफ क्वालिफाई करके बच्चा सीए छोड़ देता है और कहीं किसी और क्वालिफिकेशन की तरफ भी नहीं जाता, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो कितने पैसे मंथली कमा सकता है, और अगर सीए क्वालिफाइड है तो फिर उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या मार्केट वैल्यू है उसकी? देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें जो क्वालिफाइड प्रॉपर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी क्या मार्केट वर्थ है, तो उसकी मार्केट वर्थ तो ऑब्वियसली जब मैं सीए स्टार्ट कर रहा था उस वक्त एक फ्रेश क्वालिफाइड को 1.25 लाख से 1.5 लाख का पैकेज ऑफर होता था, टुगेदर विद कार अलाउंस एंड अदर थिंग्स। आज अगर आप बात करें तो आज एक फ्रेश क्वालिफाइड को, यानी कि जिसने अपने पेपर्स क्लियर कर लिए, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, वो 2.25 से 2.5 लाख के पैकेज से स्टार्ट लेता है विद अदर अलाउंसेस एंड कार बेनिफिट्स वगैरह। तो अगर एक फ्रेश क्वालिफाइड भी है तो वो 2.25-2.5 लाख से अपना स्टार्ट ले रहा होता है, उसके साथ फिर वक्त के साथ साथ वो ग्रो करता रहता है। अगर एक स्टूडेंट ने लेट्स से कि कैफ के एग्ज़ाम क्लियर किए और आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, सीए फाइनल के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं भी किए, तो भी वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के पैकेज से स्टार्ट ले लेता है पाकिस्तान में। सही। अगर एक स्टूडेंट ने कैफ क्लियर किया और आर्टिकलशिप परस्यू नहीं की और वो डायरेक्टली कैफ के बाद अब अपनी जॉब पे चला गया फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से और 10 चीज़ों की वजह से, तो भी वो एक बैचलर से हैंडसम अमाउंट ही अर्न कर रहा होगा। लाइक वो स्टार्ट ही मेरे ख्याल है कि 60,000-70,000 से ले रहा होगा, या एटलीस्ट 50,000 से तो ले ही रहा होगा। अच्छा, ये तो थी पाकिस्तान की बात। राइट नाउ
मोर देन 60 कंट्रीज़ में पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, यानी कि दुनिया के 60 से ज़्यादा ममालिक के अंदर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप मिडल ईस्ट देख लें, आप यूके देख लें, आप यूरोप देख लें, आप कनाडा यूएस साइड देख लें, तो अराउंड 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ है। इवन मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या पार्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका मेजर चंग यानी कि मोर देन 50 to 60% स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाहर करेंसी कन्वर्जन की वजह से और ऑब्वियसली उन स्टेट्स की जो भी पर कैपिटा इनकम है, उस हिसाब से अगर आप पाकिस्तान की सैलरीज को कंपेयर करेंगे तो वो तो कोई 4 to 5 टाइम्स होगी। लाइक अगर यहाँ पे अगर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट 2.5 लाख के पैकेज पे और वही मिडिल ईस्ट चला जाता है, सऊदीया चला जाता है, दुबई चला जाता है, तो वो कम से कम भी 12 लाख 15 लाख तो ईजिली बना रहा होगा। यूके साइड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे भी एक अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहा होगा। कनाडा यूएस साइड हो जाता है तो वहाँ अब यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि सर ये तो सर्टिफिकेशन है, क्या सर्टिफिकेशन की बेसिस पे हमें मिडल ईस्ट या यूके या कनाडा में एक्सेप्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे पास डिग्री तो नहीं है, हमारे पास तो ये सर्टिफिकेशन है। ये टोटली एक समझ लें कि मिथ है या मिस परसेप्शन है। बेसिकली अगर आप डिस्टिंग्विश करें ना कि यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम और एक इस तरह की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है नॉलेज और एक्सपर्टीज़ का। सही। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात कर लें, एसीसी की बात कर लें, आईसीडब्ल्यू की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट का जो नॉलेज लेवल है, एक्सपर्टीज़ लेवल है और जो काम को समझता है वो डिग्री प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से बहुत आगे। और यही चीज़ है जो कि इसे दुनिया भर में एक्सेप्टेबल बनाती है। अच्छा, आईकैप कोई इंडिपेंडेंट मतलब एक आईकैप एक इदारा है तो ये आईफैक का मेंबर है। इवन जितने जैसे आईसीडब्ल्यू हो गया या एसीसी हो गया, आईकैप हो गया, ये सारे पार्ट है आईफैक के, ये सारे मेंबर्स हैं आईफैक के। तो इनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ग्लोबल रिकॉग्निशन और सबसे ज़्यादा ग्लोबल मोबिलिटी है इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आइदर आईकैप पाकिस्तान आइदर एसीसी है। तो फिर आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाओ, यूके की तरफ जाओ या वेस्ट की तरफ जाओ, आपके पास करियर ऑप्शंस हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। और करेंसी कन्वर्जन की वजह से और डिफरेंट इकोनॉमीज़ की वजह से वहाँ जो आपका स्टार्टिंग पैकेज बनता है वो पाकिस्तान की सैलरी के मुकाबले तो कोई 4 टाइम्स 5 टाइम्स से ज़्यादा ही बन रहा होता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर कोई बच्चा एडीसी करने के बाद या कोई बीकॉम का स्टूडेंट है और वो चाहता है कि मैं आगे सीए की तरफ आऊँ, बीकॉम के तो शायद चांसेस आने के कम ही हैं क्योंकि बीकॉम ओल्ड हो चुका है, लेकिन एडीसी का फ्रेश बच्चा अगर चाहता है कि मैं सीए की तरफ आऊँ, तो इसमें क्या सीए कोई एग्जामिनेशन पॉलिसी उसको प्रोवाइड करता है? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि सीए के टोटल 21 पेपर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स में ब्रेक हुए हैं। तो जो सीए का सबसे पहला लेवल है दैट इज पीआरसी, जिसमें आपको 5 पेपर्स देने और एमसीक्यूज बेस पे वो पेपर होता है। तो एडीसी की कंप्लीशन के बेसिस पे आपको पीआरसी की कुछ पेपर्स की एग्जामिशंस मिल जाती है कि अगर आपने एडीसी में एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं तो फिर आपके जो पीआरसी लेवल के एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं और आप अपनी जर्नी डायरेक्ट कैफ लेवल से स्टार्ट करते हो। उसकी डिटेल्स आपको आईकेप की वेबसाइट पर ईजिली मिल जाती है। ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि जो सीए का एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है वो आपने काफ़ी हद तक इसको एक्सप्लोर किया, लेकिन आज अगर हम देखें कि जो एआई का इम्पैक्ट हमें ओवरऑल डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सीए की जो मार्केट वर्थ है उस पर भी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए टूल हम देखते हैं कि रोज़ाना लॉन्च हो रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स को लेकर जो वो एक मार्केट परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो इसको आप कैसे समझते हैं फाइनेंस की दुनिया में? इस पर क्या क्या इम्पैक्ट्स आप देखते हैं आगे फ्यूचर में? सर, ये आपका एक ऐसा सवाल है कि जो मेरे करंट एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में अभी से ये डर है या मुझसे वो पूछते रहते हैं कि सर हम सीए कर तो रहे हैं और कर भी लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्तों में कोई ऐसा एआई या कोई ऐसी डेटा साइंसेज या टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो हमें ही रिप्लेस कर दे? देखिए, मैं समझता हूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम दोनों टीचिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं। हमने जिस टाइम पे 9 मैट्रिक किया था उस टाइम पे वो वाइट बोर्ड पे जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर चौक इस्तेमाल किया करता था। फिर जब हम अपने प्रोफेशनल स्टडीज़ में आए तो वहाँ पे हमने वाइट बोर्ड और टीचर को मार्कर इस्तेमाल करते हुए देखा। जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया और लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने नोट पैड पे और प्रोजेक्टर्स और स्क्रीन लगा के पढ़ाना स्टार्ट किया। आज अगर मैं देखता हूँ तो सारी चीज़ें मैं एनिमेशन फॉर्म में टीच कर रहा हूँ कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में और चीज़ें एनिमेट हो रही है, वीडियो ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो पढ़ाने का ढंग, पढ़ाने का पढ़ाना तो है ही, बस उसका तरीक़ेकार, उसका ढंग बदलता है, फॉर्मेट चेंज हो गया। तो सेम इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइक 90s या 2000 के इनिशियल्स में भी टैक्स रिटर्न फाइल होते थे, कंपनीज के ऑडिट होते थे, लेकिन वही काम एक रजिस्टर में कॉपी पेंसिल के साथ मैनुअल कैलकुलेटर के साथ किया जाता था। 2000 के इनिशियल्स में माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोड्यूस हुआ तो वही सारी कैलकुलेशन एक्सेल पे चली गई। अब वहाँ पे ऑब्वियसली मुझे टोटल करने के लिए एक एक नंबर्स को कैलकुलेटर में मैनुअली पंच नहीं करना पड़ता, वहाँ मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अब जिसने उस टाइम पे एक्सेल या एमएस ऑफिस वगैरह प्रॉपर्ली सीख लिया, उसने अपनी इस एजुकेशन की लाइफ को 20 साल एनहांस कर दिया। अब हम 2020-2021 में देख रहे हैं ना कि एआई ने आना शुरू किया है और अब चीज़ें वो आउटडेट होने लग रही है।
तो आज भी यही ऑडिट का मैकेनिज्म है, यही लॉ की कंप्लायंसेस हैं, यही टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर है, बस उसके टूल्स बदल गए। सही। अगर आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन में और अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ वो डाटा एनालिटिक्स के डिफरेंट टूल सीखता है, पावर बीआई सीखता है, फिनटेक सीखता है और चीज़ें देखता है, तो ऑब्वियसली जो भी इसकी आने वाली 8, 10, 15, 20 साल की लाइफ है वो उसके लिए रेलिवेंट है। तो आप किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, चाहे फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, चाहे वो MBBS हो या कोई फार्मर हो, आपने चेंज रेजिस्टेंस शो नहीं करनी। अगर आप किसी भी, फॉर एग्जांपल कि अगर आज हम उसी टीचिंग पे रहें कि भाई हम तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे और मार्कर से पढ़ाएंगे, तो आज हमारी एक्सेप्टेंस 0 है। हाँ, हमने चेंज एक्सेप्ट किया, टेक्नोलॉजी ऐसे काफी सारे नाम खत्म भी हो गए, और खत्म भी हो गए जिन्होंने थे कि नहीं हमने तो उसी फॉर्मेट पे ही पढ़ाना है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही रेलिवेंट बात है। तो कोई भी फील्ड हो, चाहे आप किसान हैं, डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप फ्लो के साथ साथ रेलिवेंट रहेंगे, आपकी वर्थ भी रहेगी, आपकी एक्सेप्टेंस भी रहेगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात ना करें, किसी भी फील्ड को ले लें, जहाँ आपने चेंज को रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, यू विल बी आउटडेटेड। तो सेम इसी तरीके से सी है, टैक्स रिटर्न पहले भी फाइल होता था, पहले पेपर्स पे फाइल होता था, फिर एक्सेल पे फाइल होने लगा, आने वाले वक्त में सॉफ्टवेयर से फाइल होने लगे, लेकिन फाइल जरूर होगा। कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए होगी टैक्स को प्लान करने के लिए, लॉयर की हेल्प चाहिए होगी अपने लीगल केसेस को प्लान करने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग इंसानों ने ही करनी है और उसके टूल्स वक्त के साथ साथ बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। परफेक्ट सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ सर मुर्तज़ा कायद, बहुत अच्छी बातचीत रही इनसे। इन्होंने ऑलमोस्ट आपको सीए के हवाले से कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दी। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके उन क्वेश्चंस का भी आंसर करने के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।